क्या आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग ऐसी बहुत सारी बातों को मानते हैं जो कि असल में जरा भी सच नहीं है? नहीं होगी। मुझे यही लगता था कि आज की आधुनिक दुनिया में बहुत सारी जटिल और भाग दौड़ वाली चीजें हो चुकी हैं। जी हाँ, जहाँ हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, कोई ना कोई काम निपटाना होता है या पेट भरने के लिए पैसे कमाने हैं। सो ज्यादातर लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वे किसी भी फैक्ट को गूगल पर वेरीफाई करें कि वो सच है या नहीं। तो तैयार हो जाइए, आज की आपकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि शायद मैं किसी ऐसे फैक्ट को झूठा बताने वाला हूँ जिस पर आप पक्का यकीन करते होंगे। निंजा नॉनसेंस। आज निंजा को हर कोई पसंद करता है। मध्ययुगीन जापान में पूरी तरह से काले लिबास में लिपटे हुए माहिर योद्धा अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने के बाद रात के अंधेरे में गुम हो जाते थे। लेकिन अगर आप जरा भी दिमाग लगाएं तो पाएंगे कि असल में निंजा का लुक ही ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है आप लोगों की नजर से छुपकर नहीं रह सकते अगर आप कोई ऐसा यूनिफॉर्म पहनते हैं जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। माइक, इस नए बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ? पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? असल जिंदगी में निंजा ऐसे कपड़े पहना करते थे कि वो आम लोगों में आसानी से घुल मिल जाए और किसी कूल से यूनिफॉर्म में लिपटे रहने के बजाय ज्यादा उम्मीद है कि वो आपको किसी किसान के रूप में देखने को मिलेंगे। उनका काम ऐसा था कि उन्हें अपना चेहरा छिपाना पड़ता था, इसलिए उस जमाने के निंजा सिर पर बड़ी बड़ी टोपियां पहनने वाले धान के किसान या कोमुसो भिक्षुओं का भेष धारण करके घूमते रहते थे। वैसे सिर पर ये हेलमेट पहनकर किसी दीवार पर चढ़ना तो बड़ा कठिन होता होगा ना, पर निंजा का ये दुनिया भर में मशहूर लुक आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जापान के पारंपरिक काबुकी थिएटर में कुछ ऐसे लड़के काम पर रखे जाते थे जिन्हें नाटक का सीन चेंज होने पर स्टेज के बैकग्राउंड में रखे सीन वगैरह चुपचाप और झटपट चेंज करने होते थे। इन लड़कों को बेहद फुर्ती से काम करना होता था ताकि वे दर्शकों के ध्यान नाटक से न भटका पाए। इसलिए वे एक खास पोशाक पहनते थे जिसमें काले पैजामे और मुंह पर एक काला नकाब हुआ करता था। समय के साथ ऑडियंस काले कपड़े वाले लड़कों को देखने के इतने आदी हो गए कि अब कोई इस पोशाक में लिपटे हुए लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। कहानी के माने तो 1600 के दशक में एक डायरेक्टर के दिमाग में बेहद कमाल का आइडिया आया और उसने बैकग्राउंड चेंज करने वाले एक लड़के को नाटक के बीचों बीच चाकू निकालकर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का कत्ल करने का काम दे दिया। अगर ये कहानी सच है तो ये नाटक उस जमाने के हिसाब से वाकई बहुत ही ज्यादा धूम मचाने वाला रहा होगा। पता नहीं ये कहानी सच है या झूठ, पर इस तरह के काले कपड़ों में लिपटे लोगों को दर्शक फुर्ती और बिना नजरों में आए हरकत करने जैसे गुणों से जोड़कर देखने लगे और इसी से निंजा के इस ड्रेस की शुरुआत हुई। अगर मैं भी अचानक से अपने किसी दर्शक का कत्ल कर दूं तो क्या पता भविष्य में निंजा मेरी तरह कपड़े पहनने लगे। देखिए कहीं कोई आपके पीछे चाकू लेकर तो नहीं खड़ा? हाँ? फटते हुए कबूतर। इमेजिन कीजिए कि अभी आपकी शादी हुई है और ये आपकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है, पर तभी शादी का केक काटते वक्त अचानक से एक कबूतर उसके ऊपर आ जाता है और आपकी पूरी शेरवानी, कोट या पठानी, अरे आपकी शादी जो मर्जी पहनिए, पर बताने का मतलब यह है कि कबूतर फट गया और पूरा का पूरा केक और कपड़ा गंदा हो गया। कहानी के माने तो ये भूखे कबूतर शादियों में दूल्हा दुल्हन पर फेंका जाने वाला चावल खूब जमकर खा लेते हैं और जब वे पानी पीते हैं तो चावल उनके पेट में फूलने लगता है और तब जाकर फूलता है। बेचारा कबूतर दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड की स्पीच के बीचों बीच फट नहीं जाता। लेकिन बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहानी पूरी तरह से झूठ है। चावल खाने से कोई भी पक्षी फटता नहीं है। फटना तो छोड़िए, उनकी तबीयत भी खराब नहीं होती। कबूतर और दूसरे पक्षियों के पेट में मौजूद एसिड इतनी तेजी से काम करते हैं कि चावल द्वारा पानी एब्जॉर्ब किए जाने से पहले उसको गला डालते हैं। माना कि चावल कबूतर के पेट में थोड़ा बहुत पानी सोख भी लेता है तो चावल चिड़ियों के दाने से तो बहुत ही कम फूलता है। और हमने बर्ड फीडर से पेट भरकर खाना खाने के बाद किसी चिड़िया को तो फटते नहीं देखा है ना? मैंने तो नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि इस अफवाह को शादियों में जाने वाले पादरियों ने शुरू किया क्योंकि चावल को मेहमानों की भीड़ के पैरों तले रोना जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन समस्या यह है कि लॉजिकल सी लगने वाली थ्योरी भी झूठ है। असल में सबके लिए कनेक्टिकट राज्य की भूतपूर्व संसद में एक शिमडल जिम्मेदार है जिन्होंने शादियों में चावल फेंकने वालों पर $50 का जुर्माना लगाने के लिए सदन में एक विधेयक पेश किया था। उनका ये बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन ये अफवाह जरूर दूर दूर तक फैल गई। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाना तो बिल्कुल ना घबराएं और चावल को सीधा दूल्हे दुल्हन की आंखों में फेंक फेंक कर मारे। विस्फोट को हल्के बना लें। स्क्रीन पर कोई धमाका देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है और बिना धमाके की तरफ पलटकर देखे हुए सीधा आगे बढ़ता चला जाता हुआ हीरो तो देखने में और भौकाली लगता है। ये तकनीक फिल्मों द्वारा ऑडियंस को अक्सर ये बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि पिक्चर का हीरो कितना दबंग है कि पीछे उठती आग की लपटों में विस्फोट की तरफ पलटकर देखता भी नहीं है। लेकिन अफसोस कि अगर वोल्वरी की असल जिंदगी में किसी धमाके की तरफ पीट करके इतनी स्लो मोशन में आगे बढ़ते होते ना तो उनके पैर जिंदगी में दोबारा कभी इस्तेमाल करने लायक न बचते, क्योंकि किसी विस्फोट में सिर्फ आग की लपटें नहीं उठती बल्कि जबरदस्त प्रेशर भी उत्पन्न होता है। इस प्रेशर को शॉक वेव कहते हैं जो किसी तेज धमाके के बाद उत्पन्न होता है और यही वो ताकत है जो विस्फोट के बाद चीजों को क्षतिग्रस्त कर देती है। यानी अगर आप किसी धमाके में जलने से बच जाते हैं तो भी अंदरूनी चोटें लगने के कारण आपकी मौत हो सकती है। किसी विस्फोट में उत्पन्न होने वाली शॉक वेव में इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है कि उसके प्रभाव में आने पर आपके अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिससे आपका शरीर जरा भी नहीं झेल पाएगा। किसी धमाके के बाद ओवर प्रेशर पैदा होता है जब उससे उत्पन्न होने वाली शॉक वेव में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये प्रेशर महज 3 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच तक भी पहुंच जाए तो ये किसी बिल्डिंग को तहस नहस
करने के लिए काफी होता है और ये 100 मील प्रति घंटे की हवाएं भी पैदा कर सकता है। अगर आप इसकी जद में आ जाए ना तो आपकी हड्डियां चकनाचूर हो सकती हैं, खून की नसें फट सकती हैं और साथ ही फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आप किसी धमाके के आसपास से गुजरे हैं तो बाहरी चोटें भले ही आपको न लगें, आपको एक बार अच्छे से फुल बॉडी चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। अगर इस सीन की तरह कोई विस्फोट आपको भी उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है ना तो जान लीजिए कि आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह चटनी बन चुका होगा मेरे भाई। स्माइलिंग बुद्धा। अगर आप किसी पश्चिमी देश में रहते हैं तो बुद्धा का नाम सुनकर आपके दिमाग में सोने का बना हुआ या मुस्कुराता हुआ मोटा आदमी आता होगा। सोने का बना हुआ कोई मोटा आदमी होना कोई बुरी बात तो नहीं है, पर हकीकत में बुद्धा ऐसे नहीं दिखते थे। लेकिन ये कॉमन नॉलेज ना जानने के लिए अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा सर्च करेंगे तो आपको ज्यादातर यही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो आखिरी बंदा है कौन? वेल, बुद्धिज्म एक बहुत ही पुराना और जटिल धर्म है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसका नाम बुदाई है, जो एक हिसाब से देखा जाए तो भविष्य की दुनिया से है। बुदाई 10वीं शताब्दी में चीन में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो जगह जगह घूमकर बच्चों और लोगों को खाने की चीजें और उपहार में दिया करते थे, ठीक सेंटा की तरह। बस फर्क इतना है कि वो सेंटा से करीब 1000 साल पहले से ही ये काम कर रहे थे। अपनी अंतिम घड़ी में बुदाई ने अपने भक्तों को बताया कि असल में वो मैत्रेय का अवतार है। मैत्रेय भविष्य के बुद्धा हैं, जो हमारी दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली दुनिया में प्रकट होंगे। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि हमारी दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी, जिसके बाद एक नई सृष्टि की रचना होगी। उस नई सृष्टि में मैत्रेय बुद्ध बनकर प्रकट होंगे और उस दुनिया के लोगों को निर्वाण की बातें सिखाएंगे। आप कह सकते हैं कि बुदाई भविष्य की दुनिया के एक सिद्ध पुरुष थे, जो हमारी दुनिया में कुछ समय के लिए बस ये देखने के लिए आ गए थे कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। बताते हैं पारंपरिक मान्यता के हिसाब से बुद्ध बौद्ध धर्म के भगवान नहीं है, बल्कि वो सिद्धार्थ गौतम नाम के एक इंसान थे, जिन्हें अपनी तपस्या के चलते सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपने उपदेशों के जरिए दुनिया में बांटना शुरू किया। ठीक जैसे ईसाई धर्म में यीशु को भगवान नहीं माना जाता, उसी तरह बौद्ध धर्म में बुद्ध को भी भगवान नहीं माना जाता। आज लग रहा है मानो मेरी आंखें खुल गई। पिछली बार तब ऐसा लग रहा था जब मुझे पता चला था कि रॉबिन बैटमैन का बेटा नहीं है। गिरगिट का रंग बदलना। अगर मैं आपसे कहूँ कि गिरगिट के बारे में कोई एक फैक्ट बताएं तो सबसे पहले आप कहेंगे कि वो अपने आसपास के माहौल में घुलने के लिए जब चाहे रंग बदल सकते हैं। उसके तुरंत बाद मैं आपका मजाक उड़ाते हुए बताता कि आप मेरे जाल में कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं, बिल्कुल एनिम स्टाइल में। क्योंकि गिरगिट रंग तो बदलते हैं, पर वो ऐसा अपने माहौल में घुलने में लेकिन नहीं करते। हकीकत यह है कि गिरगिट अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए जरूरत के हिसाब से रंग बदलते हैं। ज्यादातर छिपकलियों की तरह गिरगिट का खून ठंडा होता है, यानी उनका खून शरीर के अंदर गर्म नहीं हो पाता जैसा कि हमारा हो जाता है। सो अपना खून गर्म रखने के लिए गिरगिट वातावरण की गर्मी पर निर्भर करता है और जरूरत के हिसाब से शरीर का रंग बदलकर निर्धारित करता है कि उसका शरीर कितनी गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाढ़े रंग ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और हल्के रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि तेज धूप वाली किसी दोपहर में अगर आप किसी सफेद रंग की कार के मुकाबले अपना हाथ किसी काले रंग की कार के बोनट पर रखते हैं तो आपका हाथ जल्दी गर्म हो जाएगा। वहीं कुछ स्टडीज दावा करती हैं कि गिरगिट अपने शरीर का रंग बदलते हैं ताकि वे एक दूसरे से संपर्क और संवाद कर सकें, और ये उनके मूड पर भी निर्भर करता है। जवाब जो भी हो, गिरगिट अपने आसपास के माहौल में घुलने के लिए रंग नहीं बदलते। माना कि तापमान भी उनके पर्यावरण का एक हिस्सा होता है, लेकिन वे ऐसा उसमें घुलने मिलने के लिए नहीं करते। देखा कितना स्मार्ट हूं मैं। ये गलत फैक्ट जिस पर ज्यादा लोग यकीन करते हैं, मैंने उसकी धज्जियां उड़ा दी भाई। फ्रैंकेस्टीन। क्या आप जानते हैं फ्रैंकेस्टीन किसी राक्षस का नहीं बल्कि उस राक्षस को पैदा करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? पता था? वेरी गुड। कोई इन्हें जनरल नॉलेज में माहिर होने के नाम भी दे दो मेरे भाई। मैरी शैली की मशहूर साइंस फिक्शन नॉवेल सन 1818 में रिलीज होने के बाद से अब तक दर्जनों फिल्मों, नाटक और यहाँ तक की वीडियो गेम वगैरह में भी ढाली जा चुकी है। शैली के नॉवेल के ये सभी रूप अपने आप में कमाल के हैं, पर उन सभी ने उस राक्षस को दिखाने में कुछ ना कुछ गलती जरूर कर दी थी। किसी ने भी फ्रैंकेस्टीन को इमेजिन करने के लिए कहिए तो उनके दिमाग में सबसे पहले गर्दन पर सिलाई के निशान वाले 8 फुट ऊंचे लड़खड़ाते हुए ज़ॉम्बी जैसे किसी शख्स की इमेज आएगी। लेकिन मैरी की किताब वाला तो वो मॉन्स्टर दिखने में इससे काफी अलग था। वो दिखने में ठीक ठाक था, गहरी और समझदार बातें करने वाला था और कहानी का अच्छा खासा हिस्सा उनके नजरिए से बताया गया है। इधर उधर घूमते हुए चीजों को तोड़ने फोड़ने के बजाय किताब का राक्षस कहानी के ज्यादातर हिस्से में अकेलापन महसूस करता है और अपने रचयिता उसके लिए एक साथी बनाने की रिक्वेस्ट करता है। किताब में राक्षस का उलिया बताते हुए कहा गया कि वो लंबे कद, अच्छे ढील डॉल, रेशम से बाल और सफेद दांतों वाला एक हैंडसम आदमी था। किताब में यह भी बताया गया है कि उसके काले पतले होंठ और पीली सी दिखने वाली चमड़ी हुआ करती थी। फिर भी वो किसी वैम्पायर जैसा ही दिखता रहा होगा, उससे ज्यादा डरावना तो नहीं। तो फिर मौजूदा फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाने वाला वो डरावना राक्षस कहां से आ गया? 1931 में इस कहानी पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई, जिसके बाद से लगभग हर जगह फ्रैंकेस्टीन को उसी रूप में दिखाया जाने लगा। लेकिन वो फिल्म मैरी की किताब पर नहीं बल्कि मैरी की किताब पर आधारित पेगी वेविंग के 1927 वाले नाटक पर आधारित थी। पेगी को शायद गॉथिक लुक वाले लोग जरा भी पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म में इस कैरेक्टर को बिल्कुल किसी असली राक्षस की तरह दिखाया। शायद अब वक्त आ गया कि फ्रैंकेस्टीन को भी ट्वाइलाइट के कैरेक्टर जैसा हैंडसम दिखाया जाए। मेरे हिसाब से डार्क फ्रैंक उस पिक्चर के लिए बिल्कुल सही नाम होगा, है ना?
रंगीन इतिहास। प्राचीन रोम में बनाई जाने वाली मूर्तियां हमें सदियों से बीते हुए अतीत के बारे में जानकारी देती चली आ रही हैं। एक ऐसा प्राचीन काल जब महान कारीगर संगमरमर की चट्टानों को कमाल की नाजुक कलाकृतियों में तब्दील करते थे, जिसे शहर के बड़े बड़े लोग सराहा करते थे। पर आपको बता दें, हकीकत इससे कहीं ज्यादा जुदा थी। आप यकीन करें ना करें, लेकिन इन प्राचीन मूर्तियों पर आधुनिक टेस्ट किए जाने पर मूर्तियों पर सूखे हुए पेंट के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। मतलब इस बात की अच्छी खासी उम्मीद है कि एक बार जब मूर्तिकार अपना काम पूरा कर लेता था तो उस मूर्ति को रंगों में सजाए जाने के लिए पेंटर के हवाले कर देता था। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की सेरा बॉन्ड बताती हैं कि उस जमाने में मूर्तियों को कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कैनवास समझा जाता था। तो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता था? मूर्तियों पर मिले अवशेषों से पता चलता है कि मूर्ति पर गाढ़े चटक रंगों से पेंट किया जाता था। यानी उस जमाने में ये मूर्तियां चोकरों जैसी दिखती रही होंगी। इसके दो नतीजे निकल सकते हैं, या तो उस जमाने के रोमन लोगों की कला से जुड़ी बहुत ज्यादा पसंद घटिया थी, या फिर दूसरा, मूर्तियों की सजावट का मामूली सामान समझा जाता था, ना कि कलाकारी का बेहतरीन प्रदर्शन। वहीं इस खोज ने इंटरनेट की जनता में बहुत से लोगों का दिल तोड़ दिया, और उन ऑनलाइन कट्टापंथियों में से कुछ ने तो आयोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेरा बॉन्ड को ऐसी चीजें लिखने के लिए जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। भाई, आज भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो प्राचीन रोम और यूनान आदि सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यता मानता है। और जब कोई रिसर्चर या प्रोफेसर किसी सबूत के बल पर इससे अलग दावा करता है तो ऐसे सिरफरों का दिमाग खराब हो जाता है। सबूत तो यही साबित करते हैं कि रोम वालों को जोकरों जैसी रंगीन मूर्तियां पसंद थी। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, पर जरूरी नहीं कि इतिहास वैसा ही हो जैसा हमने अपने दिमाग में बसा रखा है। खरगोश गाजर नहीं खाते। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ पेट शॉप से अभी अभी एक प्यारा सा खरगोश खरीद कर लौटे हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी भर अपने साथ ही रखने वाले हैं। आप घर पहुंचते ही झट से एक गाजर निकालकर खरगोश के मुंह में लगा देते हैं, पर वो तो असल में उसको खा ही नहीं रहा और ना ही उसकी तरफ जरा भी ध्यान दे रहा है। यानी असलियत में खरगोश बड़े बोरिंग होते हैं ना। लेकिन वो गाजर क्यों नहीं खा रहा? खरगोश तो गाजर बहुत पसंद करते हैं ना। जी नहीं, उन्हें गाजर नापसंद तो नहीं है, पर वो हरी पत्तियों और कद्दू जैसी सब्जियां खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गाजर बहुत ही सख्त होती है और खरगोश जैसे नाजुक जानवर तो उसे चबाने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत से पेट शॉप वाले खरगोश खरीदने वालों को सलाह भी देते हैं कि बेचारे जानवर को सिर्फ गाजर मत खिलाइएगा, वरना कुपोषण से उसकी मौत हो जाएगी। ये सबका दोष बग्स बनी को जाता है, क्योंकि अपने कार्टून शो के दौरान ये खरगोश दौड़ते भागते कभी भी गाजर निकालकर खाने लगता था, जिससे लोगों में गलतफहमी फैल गई कि ये उनका पसंदीदा खाना होता है। अगर ऐसा होता तो फिर बस बग्स बनी गाजर इतनी चाव से क्यों खा लेता? हाँ, असल में कार्टून के निर्माता क्लार्क गैबल की एक पुरानी फिल्म इट हैपेंड अ फ्राइडे नाइट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें पिक्चर का हीरो कोई भी बेवकूफी करते वक्त गाजर निकालते समय खा लेता था। रिलीज के वक्त फिल्म की कहानी अच्छी खासी चली थी, लेकिन ये बग्स बनी की कामयाबी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और आज दुनिया भर में मशहूर इस कार्टून को देखने वाले जानते नहीं है कि इसमें उस पिक्चर की तरफ इशारा किया गया है। साथ ही आपको एक बोनस फैक्ट भी बता देता हूँ कि निमरॉड का मतलब बेवकूफ वगैरह नहीं होता। असल में निमरॉड बाइबल में एक बहुत ही कुशल शिकारी होता था, और बग्स बनी ने एल्मर फर्ड को व्यंग्यात्मक रूप से निमरॉड कहा था, क्योंकि वो शिकार करने में जरा भी माहिर नहीं था। क्या बात है, बग्स बनी ने तो समाज पर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी छाप छोड़ दी है मेरे भाई। सफेद झूठ। पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि माँ को सब कुछ पता हो, माफ कीजिएगा, पर ये पूरी तरह सच है। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी तेज नहीं होती, और माना कि इससे बड़े स्वादिष्ट होते हैं, पर रोजाना उन्हें खाने से डॉक्टर दूर नहीं भागने वाला। हाँ, आप सेफ फेंक डॉक्टर को मारने ना लगे। मॉम लोगों की एक बात सच है कि रोजाना दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जाहिर है कि हड्डी में कैल्शियम होता है, दूध में भी कैल्शियम होता है, सो लॉजिक साफ है ना? जी नहीं, आपको गलत कहने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हड्डियों की सेहत और दूध पीने की आदत के बीच में कोई संबंध नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में 72,000 औरतों को करीब 20 साल तक लगातार मॉनिटर किया गया और पाया गया कि दूध पीने और हड्डियों की मजबूती में कोई सीधा संबंध है या नहीं। और तो ऐसा भी लग भी नहीं रहा था कि रोजाना दूध पीने वाली औरतों को हड्डियों के फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की कोई बीमारी नहीं होती। वहीं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक दूसरी स्टडी की माने तो 96,000 आदमियों को लंबे समय तक मॉनिटर करने पर पाया गया कि किशोरावस्था में ज्यादा दूध पीने वाले आदमियों को बोन फ्रैक्चर होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो फिर इस गलत दावे की शुरुआत कहां से हुई? जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे बड़ी बड़ी डेयरी कंपनी का हाथ है। उस समय की बात है जब स्कूल में बच्चों की सेहत अच्छी करने के लिए खाने पीने की पौष्टिक चीजें बांटी जाती थी, और इस स्कीम पर होने वाले खर्च को नेशनल डेयरी काउंसिल उठाता था। अब तो भरोसा नहीं हो रहा कि भैया जिंदगी में कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ। 100% झूठ। अगर आप अपने मस्तिष्क का 100% पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाते तो आप क्या करते? हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, कैंसर का कोई इलाज ढूंढते। तो भैया मैं तो अपने बचपन में वापस जाकर पोकेमॉन सिल्वर खेलता और स्टाइलिंग टाइल्स वाली उस पजल को कुछ भी करके सॉल्व करता। क्या आज तक कोई इसे सॉल्व कर पाए? अगर आप नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो बता दूं कि एक बहुत ही आम धारणा है कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% पावर इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने जो कहानी सुनी उसमें यह आंकड़ा 20 या 5% भी हो सकता है। 2014 में रिलीज हुई फिल्म लूसी में स्कारलेट जॉनसन धीरे धीरे अपने दिमाग की 100% पावर इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उन्हें कमाल की ताकतें मिल जाती हैं। जब ये मूवी ही इस दावे का सबसे पक्का सबूत हो तो आपको ये
सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। ये सच है कि किसी भी एक समय पर हम इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग कामों में दिमाग के अलग अलग हिस्से यूज होते हैं। उदाहरण के लिए सेरेबेलम आपके हिलने डुलने की क्षमता और बैलेंस को कंट्रोल करता है। ब्रोकेज एरिया बोलने में काम आती है। वहीं मेडुला आपके ब्लड प्रेशर और सांस को कंट्रोल करता है। इंसानी मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल अंग होता है जिसके अलग अलग पुर्जे अलग अलग काम करते हैं, इसलिए जाहिर है कोई इंसान सारा का सारा दिमाग एक ही बार में यूज नहीं करता। ये कहना कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूज कर पाते हैं वैसा ही है जैसा ये कहना कि किसी ट्रैफिक लाइट की सिर्फ 1/3 लाइट जलती है। अगर ट्रैफिक लाइट की सारी लाइटें एक साथ जल जाएं तो समझो कुछ गड़बड़ है। उसी तरह का सारा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय हो जाए तो समझो उसमें भी कुछ गड़बड़ है। हकीकत में इंसान अपना पूरा दिमाग सक्रिय करने की सबसे नजदीक तक पहुंचते हैं जब उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एक साथ बढ़ जाने के कारण मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है। यानी अगर लूसी मूवी में हकीकत दिखाई होती तो पिक्चर शुरू होने से कुछ देर बाद ही खत्म हो जाती मेरे भाई। अंतरिक्ष से दिखने वाली चीज। अगर मुझे कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला तो मैं अपना सारा का सारा वक्त ऊपर से धरती को निहारने में बिता दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी जो इंसानों द्वारा बनाई गई अंतरिक्ष से नजर आने वाली इकलौती चीज है ना। ये तो सब जानते हैं कि इस विशालकाय दीवार को आज से 2600 साल पहले चाइना को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था और इसके सभी हिस्सों की लंबाई कुल मिलाकर 13,170 मील से ज्यादा है। जाहिर है अगर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज अंतरिक्ष से देखी जा सकती है तो वो ये दीवार है। सही कहा ना? पर हकीकत में ऐसा नहीं है। पहली दिक्कत तो यह है कि आप अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से मानते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों के हिसाब से अंतरिक्ष करमान लाइन से शुरू होता है, जो एक ऐसा बिंदु है जहां कोई भी सैटेलाइट आसानी से धरती की परिक्रमा लगाने लगती है। ये लाइन समुद्र स्तर से करीब 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से करमान लाइन जैसा व्यू प्राप्त करने के लिए 180 mm के लेंस से ली गई इस तस्वीर को देख पाएंगे तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहीं भी नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, ज्यादातर स्पेस स्टेशन करमान लाइन से कहीं ज्यादा ऊपर धरती की परिक्रमा करते हैं, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि इतनी ऊंचाई से धरती की तरफ देखने पर किसी एस्ट्रोनॉट को हम इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज साफ नजर आए। हमारे पेट में मकड़ी। जब भी घर में मुझे कोई मकड़ी नजर आती है तो मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ उसे छोड़कर मकड़ी को एक ग्लास में बंद कर देता हूँ और उसे सही सलामत बाहर छोड़कर आता हूँ। हाँ, पहले उसे कागज के थैले में भरकर अच्छे से परेशान करने के बाद। मकड़ियों को तो छूने से डर लगता है भाई, तो सोचिए उन्हें निगल जाने का ख्याल कितना डरावना होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि हम इंसान सोते वक्त हर साल करीब 4 से 8 मकड़ियां निगल जाते हैं, या कुछ के मुताबिक पूरी जिंदगी में 20 मकड़ियां। दोनों में से कोई भी आंकड़ा सही हो, पर खाने के लिहाज से इतनी मकड़ियां बहुत ज्यादा है। 8 मकड़ी का आंकड़ा लेकर चले तो धरती पर मौजूद 800 करोड़ लोगों के हिसाब से हम इंसान हर साल करीब 6,400 करोड़ मकड़ियां निकल जाते हैं। इतनी सारी मकड़ियों को एक साथ देखकर भले ही आपका दम निकल जाए मेरे भाई, लेकिन हमारी इस सालाना खुराक से मकड़ियों को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि धरती पर उनकी तादाद लाखों करोड़ों में है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के दावे पूरी तरह से गलत हैं। पहली बात तो अगर ये दावा सच होता दुनिया भर में मकड़ियों की आबादी लगभग बराबर से फैली होती, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए आइसलैंड में मकड़ियों की सिर्फ 90 प्रजातियां पाई जाती हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच जाता है। दूसरी बात की मकड़ियां दो तरह से शिकार करती हैं, अपना जाल बुनकर या सीधे शिकार पर हमला करके। इंसान का मुंह इतना छोटा होता है कि कोई भी मकड़ी उसमें अपना जाल नहीं बना पाएगी, और अगर आपके मुंह में मक्खियां ना बैठी हो तो कोई मकड़ी वहां शिकार के लिए कभी नहीं जाएगी। ज्यादातर मकड़ियों के पैर बेहद सूक्ष्म बालों से ढके होते हैं जो हल्की से हल्की हरकत भी भांप लेते हैं। सो किसी सांस लेते हुए इंसान का हिलता हुआ मुंह मकड़ियों को पसंद नहीं आएगा। इन सब कारणों को मिलाकर देखा जाए तो किसी मकड़ी के पास आपके मुंह में जाने का कोई मकसद नहीं होता, भले बिली एलिश अपने कुछ भी दावा करते रहे। ये दावा सबसे पहले सन 1954 में एक कहानी की किताब में किया गया था, लेकिन दुनिया भर में तब फैला जब सन 1993 में लीजा होस्ट नाम की एक पत्रकार ने इसके बारे में सुना। वो इस कहानी के जरिए साबित करना चाहती थी कि आधुनिक जमाने में अफवाहें ईमेल के जरिए कितनी आसानी से फैल सकती हैं, और उनका दावा एकदम सही साबित हुआ। विडंबना देखिए, अफवाहों से जुड़ी एक थ्योरी खुद अफवाह बन गई मेरे भाई। सिक्का नहीं गोली समझो। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी न किसी ने आपको ये राय जरूर दी होगी कि किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे चलते वक्त ध्यान जरूर दें कि ऊपर से कोई सिक्का वगैरह फेंक कर आपको ना मार दे। साइज में बेहद छोटा होने के बावजूद धरती की तरफ दड़दड़ाते हुए गिरने वाला सिक्का किसी गोली जैसा होता है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे आते आते इतना तेज हो जाती है कि वो आपके सिर से टकराने पर उसे आसानी से फोड़ सकता है। ये सुनकर मुझे कुछ दिनों तक शहर से डर लगता रहा, पर बाद में पता चला कि ये महज एक अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी सिक्के को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी फेंकते हैं तो शेप में चपटा और हवा के रेजिस्टेंस के कारण सिक्का बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, उस पर ग्रेविटी जरूर काम करेगी, जो थ्योरी के हिसाब से उसे किसी गोली जैसी तेज रफ्तार दे सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब न्यूयॉर्क शहर को हवा निकाल कर एक वैक्यूम बना दिया जाए। हवा को रेजिस्टेंस गिरते हुए सिक्के को धीमा कर देता है जब तक कि वो टर्मिनल वेलोसिटी पर ना पहुंच जाए, यानी सिक्का 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं कर सकता। इस रफ्तार से गिरने वाला सिक्का जब आपके सिर से टकराएगा तो आपको बस चोट लगेगी, मानो आप सिर के बल जमीन से टकरा गए हो। आपका सिर नहीं फटेगा मेरे भाई। हमारी इंद्रियां।
टेस्ट, टच, नजर, गंध और आवाज, ये ऐसे 5 नाम हैं जिनसे हर कोई वाकिफ है। ये 5 दोस्त इंद्रियां हैं जिनकी मदद से हम इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया का अनुभव करते हैं। यानी हम इंसानों में सिर्फ 5 इंद्रियां होती हैं, राइट? जी नहीं, ये हमारे शरीर में मौजूद सारी इंद्रियां नहीं, बल्कि उसमें सबसे मशहूर वाली हैं। इसको ऐसे समझिए कि एवेंजर्स की टीम में सिर्फ कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और स्पाइडरमैन ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं, जबकि पूरी टीम इससे कहीं बड़ी है। इसी तरह हम इंसानों के शरीर में कुल इंद्रियां हैं, ये बताने के लिए हमें सबसे पहले इंद्रियों की परिभाषा बतानी होगी। इंद्रियां ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो बाहरी उत्तेजनाओं को प्राप्त करके शरीर में उचित रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। इस परिभाषा के हिसाब से अपना बैलेंस बनाए रखने की हमारी क्षमता को भी एक इंद्रिय कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए शरीर को ऊबड़ खाबड़ या फ्लैट जमीन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होगा। इसी तरह तापमान या दर्द महसूस करने की हमारी क्षमताएं भी इंद्रियां होती हैं। प्रोपायोरिसेप्शन या आंख बंद करने या पूरी तरह से अंधेरे में होने पर भी अपने खुद के हाथ, पैर और सिर को महसूस कर पाने की क्षमता भी हम इंसानों में पाए जाने वाली एक अनोखी सेंस है। इस हिसाब से हम इंसानों की सेंस का पारंपरिक 5 का आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच जाता है, और कुछ न्यूरो साइंटिस्ट की माने तो इंसानों में कुल 53 इंद्रियां तक होती हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि भूख, प्यास और यहाँ तक कि समय बीतता हुआ महसूस कर पाने की हमारी क्षमता भी इंद्रियों की वजह से ही होती है। इसी तरह हमारी कुछ दूसरी इंद्रियां हैं जो हवा में मौजूद ड्रग्स के प्रति प्रतिक्रिया करना या अंदरूनी मांसपेशियों में तनाव महसूस कर पाना। वैसे इस दूसरी इंद्री को टच में भी शामिल किया जा सकता है, और इसी तरह दूसरी कई इंद्रियों को भी पुरानी इंद्रियों में गिना जा सकता है। इसलिए इंद्रियों की सटीक संख्या बता पाना वाकई पचड़े वाला काम है। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि अगर आमतौर पर मानी जाने वाली 5 इंद्रियों को छोड़कर आप बाकी इंद्रियां बंद कर देंगे तो आप किसी आलू जैसे हो जाएंगे यानी समझ नहीं पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। मैं एवेंजर्स के अगले हीरो से मिलने के लिए बड़ा बेताब हूँ भाई। एक ऐसा नायक जो किसी भी चीज का एग्जैक्ट तापमान बता दे। इनमें से बहुत सारी बातों को तो मैं पहले भी मानता था जो अब झूठी साबित हो चुकी हैं। उम्मीद है कि अगली बार अपने दोस्तों और घर वालों को इन मामलों में गलत साबित करने के लिए आप बड़े उतावले हो रहे होंगे। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या ऐसा कोई भी गलत फैक्ट है जिसे इस वीडियो में शामिल किया जाना चाहिए था? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।